हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी में। आज हम फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने वाला है। तो एएनएम और जीएनएम का एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय है। आपका जो एग्ज़ाम है वो 29 सितंबर का है, तो बहुत ही कम दिन का समय बचा हुआ है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और यह क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स का है। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि ओम के नियम का निरूपण करने वाला वक्र है रेखीय, कोज्य फंक्शन, परवलय या फिर अति परवलय। तो ओम का नियम जो होता है वो रेखीय होता है। इस तरह से यहाँ पे ओम का नियम होता है, V बराबर आई आर होता है। V बराबर आई आर इसका जो सूत्र है वो होता है। तो यह रेखीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक बंद परिपथ में वोल्टता तथा विद्युत धारा का अनुपात क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है या फिर परिवर्तित होता है? इधर देखिए आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा और नीचे हिंदी में भी मिल जाएगा। आपको जिसमें देखना है उसमें देख सकते हैं। और इसका आंसर बतलाइए क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है कि वोल्टता और विद्युत धारा का अनुपात, तो यह स्थिर रहता है बंद परिपथ में। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा स्रोत का प्रकार नहीं है? तो ऊर्जा स्रोत का प्रकार कौन नहीं है? जनरेटर, सोलर सेल, रियोस्टेट या फिर बैटरी। तो यहाँ पे देखिए जो जनरेटर है, जनित्र है, यह तो एक स्रोत है। सौर ऊर्जा जो है, सौर कोशिका, यह भी है और बैटरी भी है। लेकिन जो रियोस्टेट होता है यह बैटरी से जो आने वाला सेल रहते हैं इसको कम बेसी करता है, इलेक्ट्रॉन को कम बेसी करने का कार्य करता है रियोस्टेट। तो यह एक ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यह ऊर्जा को कम बेसी करता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम मान के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो तुल्य प्रतिरोध होगा। तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? और जब यहाँ पे समांतर क्रम में है, इस तरह से है। देखिए यहाँ पे एक इस तरह से है चित्र। यहाँ पे सबसे पहले बना लेते हैं, इसके बाद देखिए बतलाते हैं कि कैसे होगा इसका आंसर। यहाँ पे सेल लगाया हुआ है, देखिए। अब इसको में देखिए यहाँ पे मान रखते हैं कितना है, 2 है, 3 है और 5। यहाँ पे 2 है, 3 है और 5 है। अगर यहाँ पे श्रेणी क्रम में होता, अगर यहाँ पे मान लीजिए कि श्रेणी क्रम में इस तरह से कुछ होता तो इसका आंसर डायरेक्ट जोड़ देते हम लोग। 2, 3, 5 और 5 10 हो जाता। लेकिन यहाँ पे दिया है समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में जस्ट इसका उल्टा होता है। इसका उल्टा होता है 1/r इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है। और देखिए यहाँ पे R1 की जगह कितना है, तो 2 है, R2 की जगह 3 और R3 की जगह 5 रखना है। नीचे देखिए 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/ यहाँ पे 5। इसका एलसीएम लेते हैं तो 30 आ जाएगा। अब इसको देखिए यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 15 प्लस 10 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 6, यानी कि 15 और 10 25 और 6 31। 31 यहाँ पे 30 आएगा बराबर 31/30 बराबर R इक्विवेलेंट बराबर 1/R इक्विवेलेंट आ जाएगा। और इसको पलटते हैं तब हमारा R तुल्य यहाँ पे आ जाएगा। तो 30/31 अगर इसको हम लोग पलट देंगे तो 30/31 हो जाएगा, 30/31। और देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन नंबर 1 पे ही दिया हुआ है 31/30, जो कि गलत हो जाएगा। यह गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। और इसका आपको फार्मूला याद रखना है, अगर समांतर क्रम में है तब 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 हो यहाँ पे हो जाएगा। जितना आगे जाएगा उतना तक रहेगा। अगर समांतर क्रम में होता तो डायरेक्ट हमारा हो जाता R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से हो जाता अगर श्रेणी क्रम में होता तो। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए है कि अगला क्वेश्चन है कि शक्ति की एसआई इकाई है जूल, एम्पियर, वाट या फिर ओम। तो शक्ति की एसआई मात्रक क्या होता है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कि जूल है, यह जूल जो होता है वो ऊर्जा का होता है, एनर्जी का होता है जूल। उसके बाद एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का होता है, विद्युत धारा का होता है एम्पियर।
वाट जो है वह शक्ति का होता है और ओम जो होता है वो प्रतिरोध का होता है, आर होता है प्रतिरोध का। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे आते हैं तो क्या है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर कहलाती है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है, यानी कि Q/T। आवेश प्रवाह की दर Q/T, इसको क्या कहते हैं, तो इसको विद्युत धारा कहते हैं। I = Q/T। जब हम MCQ कर रहे थे पहले की क्लास में तो वहाँ पे हम कितना बार इस फार्मूला को बतलाए हैं, और नोट्स में भी आपको ये सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो सभी के सभी क्वेश्चन आपको नोट्स में 100% मिल जाएगा। और इसको भी अलग से हाईलाइट करके लिखा हुआ है I = Q/T, और इस पर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो देखिए I = Q/T, और I जो होता है वो विद्युत धारा को कहते हैं। तो विद्युत धारा को कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन आते हैं या फिर आए हैं एग्जाम में, वो सभी के सभी आपको नोट्स में मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में लिंक मिलेगा नोट्स का, आप लोग वहाँ पे जाइए और आपको सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में नोट्स मिल जाएगा। 100% जितना भी साइंस का क्वेश्चन आता है, स्पेशल साइंस का है और हिंदी मीडियम का है। यहाँ पे एक और बात बतलाते हैं, यह स्पेशल हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए है और साइंस का है। तो साइंस में आपका 90 के 90 क्वेश्चन वहाँ से आना है GNM के लिए, और ANM के लिए 50 क्वेश्चन आने वाला है वहाँ से। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। और 2022 में भी आया हुआ है, और 2023 में भी आया हुआ है, और 2024 में भी आने वाला है। आपको 29 सितंबर को ही पता चलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या है, एक चालक तार का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती है। यह अभी क्वेश्चन देखिए वहाँ पे है नोट्स में। इसके लंबाई का, अनुप्रस्थ काट का, क्षेत्रफल का, तापक्रम का, या फिर इनमें से कोई नहीं का। तो देखिए एक चालक का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती किसका होता है। तो सबसे पहले जो चालक का प्रतिरोध यहाँ पे होता है R समानुपाती होता है। R समानुपाती होता है यहाँ पे L/A। R समानुपाती L/A होता है। अगर यहाँ पे R का जो व्युत्क्रम है वह A यानी कि क्षेत्रफल है, तो इस तरह से हो जाएगा R व्युत्क्रम 1/A। यानी कि अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है यह होता है व्युत्क्रमानुपाती। अगर यहाँ पे समानुपाती पूछता तो यहाँ पे L हो जाता, लंबाई हो जाता। लंबाई डायरेक्ट यहाँ पे समानुपाती है, और जो क्षेत्रफल है, एरिया जो है, वो व्युत्क्रमानुपाती है। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। देखिए कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार निर्भर करता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार किस पर निर्भर करता है, सभी लोग यहाँ पे बतलाइए। वस्तु के साइज पर, वस्तु की स्थिति पे, वस्तु के आकार पर, या फिर वस्तु द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल पर। तो देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण बोला है, तो अवतल दर्पण इस तरह से यहाँ पे होता है। अवतल दर्पण इस तरह से होता है। अब इस पर किस पर निर्भर करता है, जब अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो किस पर निर्भर करता है, बतलाइए यहाँ पे सभी लोग। देखिए जो निर्भर करता है वो वस्तु पर, वस्तु की स्थिति पर, वस्तु कहाँ पे रखी है। अगर अनंत पे रखा है तो फोकस पे बनेगा, कहाँ रखा है इस पर निर्भर करती है। जैसे सेंटर पर है तो सेंटर पर ही बनेगा, फोकस पर है तो आपका अनंत पर बनता है। अगर फोकस और पोल के बीच है तो आपका यहाँ दर्पण के पीछे बनता है। ये सभी निर्भर करता है वस्तु की स्थिति पे। आपका वस्तु कहाँ पे रखा है, ये सभी वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। वस्तु के स्थिति पर निर्भर करता है। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का, बतलाइए। यहाँ तक अगर किसी को भी डाउट है तो आप लोग बतला सकते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि आवर्धक कांचों की शक्ति दिया जाता है F+D द्वारा, 1+D/F द्वारा, D-F द्वारा, या फिर 1+FD द्वारा। किसके द्वारा यहाँ पे दिया जाता है बतलाइए। इंग्लिश में भी है, देखिए पावर ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लासेस इज गिवन बाय, इसका होता है 1+FD के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 4, 1+FD, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब तैयार होता है। मानव का जो नेत्र है उसको पे प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, रेटिना के पीछे, रेटिना के सम्मुख,
रेटिना पर या फिर लेंस तथा रेटिना के बीच में बनता है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को जब हम MCQ करा रहे थे पहले के क्लास में तो वहाँ पे बतलाए हैं। बतलाइए क्या हो जाएगा। यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में डायरेक्ट आने वाला है 29 सितंबर को, तो आप लोग तैयार रहिएगा और देखिए क्या हो जाएगा इसका। चलिए बताइए कहाँ पे बनता है, तो यहाँ पे रेटिना हो जाएगा, ऑन रेटिना, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अपसारी लेंस के लिए फोकस दूरी है। अपसारी लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है या फिर अनंत होता है? बतलाइए क्या हो जाएगा। सभी लोग यहाँ पे बतलाइए क्या हो जाएगा। तो अपसारी लेंस और एक होता है अभिसारी लेंस। अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस, और इसको भी हम पहले के क्लास में बतलाए हैं या फिर आपको नोट्स में भी मिल जाएगा। नोट्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप लोग स्वयं ही उसे पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे अपसारी लेंस जो होता है वो अवतल लेंस होता है, और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो निगेटिव होती है। पहले के क्लास में बतलाया है। अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी, और ऋणात्मक होता है अवतल लेंस की। तो यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा अपसारी लेंस की फोकस दूरी, ऋणात्मक हो जाएगा। यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है तो बतलाइए। ऋणात्मक हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि खुरदरे सतहों द्वारा परावर्तन कहलाता है। खुरदरे सतहों द्वारा परावर्तन क्या कहलाता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्रैक्शन या फिर इरेगुलर रिफ्रैक्शन। मतलब यहाँ पे देखिए नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, नियमित अपवर्तन या फिर अनियमित अपवर्तन। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो खुरदुरी सतह है उसमें होता है अनियमित परावर्तन। किसी भी दिशा में परावर्तन हो सकता है। यहाँ पे देखिए अगर एक खुरदुरी सतह है, यहाँ पे अगर ये मान लीजिए यहाँ पे खुरदुरी सतह है, अगर यहाँ से प्रकाश आता है, इधर से प्रकाश आता है तो जरूरी नहीं कि इसी दिशा में जाएगा। अनियमित सतह किधर भी जा सकता है, इधर से आता है इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, किधर भी जा सकता है। अनियमित परावर्तन हो सकता है, किधर भी जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे चिकनी सतह होता है तो इधर से प्रकाश आता तो इधर ही जाता, परावर्तन के नियम पर कार्य करता है। लेकिन खुरदुरी सतह पे कोई नियम कार्य नहीं करता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे है। देखिए अपवर्तन के दौरान वह मात्रा जो परिवर्तित नहीं होती है, दिशा, चाल, आवृत्ति या फिर तरंग दैर्घ्य। बतलाइए क्या जो है कि परिवर्तित नहीं होती है? डायरेक्शन, स्पीड, फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ। तो अपवर्तन जो होता है उसमें देखिए डायरेक्शन चेंज हो जाता है, स्पीड भी चेंज होता है और वेवलेंथ भी चेंज होता है, तरंग दैर्घ्य भी चेंज होता है। लेकिन इसका आवृत्ति जो है वो चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी इसका चेंज नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि नेत्रिका की तुलना में यौगिक सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस में है ऋणात्मक फोकस दूरी, शून्य फोकस दूरी, छोटी फोकस दूरी या फिर बड़ी फोकस दूरी। क्या है यहाँ पे क्वेश्चन कि नेत्रिका के तुलना में यौगिक सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस है, यानी कि इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप एज कंपेयर्ड टू आईपीस ऑब्जेक्टिव लेंस हैज। देखिए जो क्वेश्चन है इसको मैं हल्का सा डाउट यहाँ पे है, इसको आप लोग मत टिक कीजिएगा या फिर आप लोग अपने से देख लीजिएगा। इसको हम नहीं, इसको रहने देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन में डाउट है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। समकोण प्रिज्म का एक कोण होता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 60 डिग्री। तो समकोण प्रिज्म है उसका जो होता है एक कोण 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो सभी लोगों को मालूम होगा कि 90 डिग्री होता है, समकोण में एक कोण 90 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है कि लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर किरण गुजरेगी। लेंस में अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर किरण कहाँ गुजरती है? तो देखिए यहाँ पे अपवर्तन के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16। सभी लोग यहाँ पे देखिए लेंस में अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के किरण समांतर गुजरती है। तो देखिए यहाँ पे हम एक बनाते हैं उत्तल लेंस बनाते हैं और मुख्य अक्ष यहाँ पे है। अगर यहाँ फोकस पे रहता है, फोकस बिंदु पर रहता है तो अपवर्तन के बाद समांतर गुजरता है, अपवर्तन के बाद समांतर गुजरता है।
अगर उत्तल लेंस होता है तब यहाँ पे उत्तल लेंस, यहाँ पे इसको लिख देना चाहिए था उत्तल लेंस। उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर किरण कहाँ गुजरती है? तो फोकस बिंदु द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगर फोकस बिंदु पर है तब यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगा, अन्यथा नहीं गुजरता है। अगर ये अनंत से आ रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है, तो फोकस पर मिल जाता है अपवर्तन के बाद। अपवर्तन के बाद फोकस पे मिल जाता है। अगर फोकस पे है तो अपवर्तन के बाद समांतर चला जाता है। ये तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट याद ही होगा, हम पहले के भी क्लास में बतलाए हैं फुल डिटेल में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 17 है। क्या कहता है देखते हैं कि यदि किसी लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी होगी। बतलाइए यहाँ पे फोकस दूरी क्या होगी। यहाँ पे देखिए हम निकालते हैं फोकस दूरी। सबसे पहले कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P बराबर पावर बराबर 1/f, और f जो होता है वह मीटर में होता है। तो हम लोगों को P दिया है 2 डायोप्टर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बराबर 1/f। f हम लोगों को निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2f बराबर हो जाएगा 2f बराबर 1 हो जाएगा, और f बराबर 1/2 हो जाएगा। f बराबर 1/2 हो जाएगा। अगर हम लोग इसको काटते हैं, f बराबर 1/2 को काटते हैं तो कितना आएगा? देखिए यहाँ पे 0.5 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट 0.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 0.5 या फिर 1/2 अगर ऑप्शन में मिलेगा तो 1/2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि आपतन कोण साइन आई तथा अपवर्तन कोण साइन आर का अनुपात है। न्यूटन का नियम, परावर्तन का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम या फिर स्नेल का नियम। किसका नियम है? अगर साइन आई और साइन आर तथा साइन आई, यहाँ पे देखिए साइन आई अपॉन साइन आर अगर नियत है, नियतांक है अनुपात इसका, तो क्या होता है? तो यह स्नेल का नियम होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा स्नेल का नियम। स्नेल का नियम होता है ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 है कि इंद्रधनुष तैयार होता है जब सूर्य प्रकाश परावर्तित होता है कोहरा से, यानी कि फॉग से, लाखों वर्षा बिंदुओं से, यानी कि मिलियंस ऑफ रेन ड्रॉपलेट से, बादल से यानी कि क्लाउड से, या फिर मिस्ट यानी कि कुहासा से। किससे परावर्तित होता है तो इंद्रधनुष बनता है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह। क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बतलाइए क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो लाखों वर्षा बिंदुओं से। जब मिलियंस ऑफ रेन ड्रॉपलेट से मिलता है तब इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष बनता है, और इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में ही बनता है। अगर इस तरफ सूर्य है तो इसका विपरीत दिशा में इंद्रधनुष ही बनता है, विपरीत दिशा में। अगर सूर्य इस तरह है तो इस तरह इंद्रधनुष बनेगा, इस तरफ विपरीत दिशा में बनता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि द एसआई यूनिट्स ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज। यहाँ पे देखिए अपवर्तनांक की एसआई इकाई है। बतलाइए अपवर्तनांक की एसआई इकाई क्या होती है? मीटर यूनिवर्स, मीटर पर सेकेंड, सेकेंड यूनिवर्स, या फिर कोई इकाई नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए जो अपवर्तनांक है उसका कोई भी इकाई नहीं होता है। अपवर्तनांक का कोई भी इकाई नहीं, नो यूनिट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नो यूनिट हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21। आज के क्लास में हम 20 ही क्वेश्चन रहने देते हैं। इसके बाद हम आगे के क्वेश्चन अगले क्लास में लेकर आ जाएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और आप लोगों को एक और बात बतलाते हैं कि अगर आप लोग नोट्स खरीदना चाहते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में दोनों जहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर नोट्स खरीद सकते हैं। और यह जो है वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए है, और एएनएम और जीएनएम के लिए स्पेशल है, झारखंड यानी कि जेसीई बोर्ड के लिए है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा।